गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दिनांक 18 जनवरी 2021 आज से राज्य सरकार ने स्कूल और महाविद्यालय यानी कि कॉलेज खोलने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इसमें अभी बीए पार्ट फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और एमए फाइनल के स्टूडेंट्स ही आएंगे। इसके अलावा एमएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल, बीकॉम फाइनल और एमकॉम फाइनल के स्टूडेंट आ सकते हैं। कुछ समय बाद में यानी कि 10-15 दिन के बाद में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी बुला लिया जाएगा। तो अभी महाविद्यालय में या किसी भी स्कूल में 50% यानी 50% स्टूडेंट को आने की अनुमति मिली है, जो भी मास्क लगाकर और अपनी स्वयं की पानी की बोतल, कई चीज़ों का ध्यान रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। तो आपकी क्लास भी अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। आप तब तक ऑनलाइन क्लासों से अपने पढ़ाई के कार्य को जारी रखें और अपना अध्ययन कार्य समय पर पूर्ण करें, क्योंकि मार्च के बाद में आपके कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो नेक्स्ट सत्र होगा, अगला वर्ष होगा 2021-22, उसको वेस्ट नहीं करने देगी। स्टूडेंट के ऊपर पहले बहुत प्रभाव रहा है इस कोरोना का। तो चलिए, आपका मोस्ट वेलकम। आज अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वालों के भी है ये टॉपिक और बीए पार्ट सेकंड ईयर वालों के भी है। बीए पार्ट फर्स्ट वालों को मैंने ये पहले टॉपिक पढ़ा दिया है, सेकंड ईयर वालों के अभी पहली बार चलेगा। तो दोनों क्लासों के लिए कॉमन है। जिनका पहले ये टॉपिक हो चुका उनका दोहरान हो जाएगा और जिनका पहली बार हुआ है उनके लिए भी अच्छा होगा। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपन। बी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों का, फर्स्ट वालों का तो 111 नंबर का लेक्चर होगा और सेकंड वालों का 125 नंबर का लेक्चर होगा। मैंने इधर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो टॉपिक है अपना है गुप्त काल। कौन सा है? गुप्त काल। देखिए अपन कौन कौन से काल अपन ने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा अपन ने मौर्य काल। मौर्य काल पढ़ा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रारंभ हुआ, यानी कि उन्होंने इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में इनका जो पौत्र है सम्राट अशोक, उन्होंने मौर्यकालीन अनेक स्तंभ, स्तूप, अलंकरण और भी अनेक वास्तुकला से संबंधित निर्माण करवाया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आया था कौन? शुंग काल। शुंग काल आया था और शुंग काल के साथ में चल रहा था सातवाहन काल। कौन सा? सातवाहन काल। ये शुंग काल तो फिर खत्म हो गया, लेकिन आगे तक सातवाहन काल चलता रहा। तो फिर आगे आता है कुषाण काल। कौन सा? कुषाण काल। कुषाण काल के बाद में आज चलेगा अपना गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल प्रारंभ होता है 1500 ईस्वी से। उसके बाद में छठे नंबर पर आता है आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल। अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। ये जो सातवां काल है ये कहाँ तक चला? कुषाण काल तक चला, यानी कि शुंग काल में भी चला और कुषाण काल में भी चला। कौन सा? सातवां काल। तो दोबारा देखेंगे एक बार कौन कौन से काल हैं। मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।
एग्जाम की दृष्टि से अपने सिलेबस के अनुसार ये 4 काल दिए हुए हैं, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। ये अपन को पढ़ने हैं, जिसमें से मौर्य काल हो चुका, शुंग काल हो गया, सातवां काल भी हो गया, कुषाण काल हो चुका और आपके कौन सा बचा, गुप्त काल बचा है। कौन सा, गुप्त काल। अब इस मध्यकाल में जैसे कि एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम आदि जो स्थान है और जो गुफा मंदिर है उनके बारे में है। और उसके बाद में जो आधुनिक काल है, जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं किस प्रकार से मूर्तिकला शिल्प के बारे में, इनकी बनावट के बारे में, सजावट के बारे में, इनके माध्यम के बारे में, कौन से मीडियम में बनाए गए, इन सब के बारे में दर्शाया गया है। तो आज अपन प्रारंभ करेंगे गुप्त काल। कौन सा, गुप्त काल। ये इस तरीके का एक क्रम है, इस तरीके से आपको एक क्रम याद रहना चाहिए। पहले मौर्य काल, शुंग काल, सातवां काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। एग्जाम में कई बार इसका क्रम पूछ लेता है कि मूर्तिकला शिल्प का जो निर्माण काल है उसको क्रम से लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। गुप्त काल, गुप्त काल का जो समय है वो 320 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त काल, गुप्त काल का जो समय है 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। कब से कब तक है, 320 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। अब देखिए 275 ईस्वी के लगभग है गुप्त नामक एक राजा हुआ था। कब की बात है, 275 ईस्वी के लगभग, 275 ईस्वी के लगभग है, 275 ईस्वी के लगभग है एक राजा हुआ था और उस राजा का नाम था गुप्त। उस राजा का क्या नाम था, उस राजा का नाम था गुप्त, यानी कि एक गुप्त नाम का राजा था जो 275 ईस्वी में शासन काल कर रहा था और इसी ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। ये जो गुप्त नाम का राजा हुआ था इसी ने क्या किया था, गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। परंतु ये नींव उनके पुत्र चंद्रगुप्त के समय में पक्की हुई थी। अब देखिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम आपने 2 बार पढ़ लिया। एक तो पढ़ा था मौर्य काल में, इसमें मौर्य काल में, मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त था उसका पूरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो था मौर्य काल का, क्योंकि नाम के पीछे लिखा हुआ है मौर्य तो आप पहचान लेंगे कि ये है मौर्य काल का। उसके बाद में इधर चल रहा है अपना गुप्त काल। अब इस गुप्त काल में जो राजा हुए वो थे केवल चंद्रगुप्त। क्या नाम है, चंद्रगुप्त। यहाँ केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ है जो गुप्त काल का है और इधर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है जो कौन से काल का है, मौर्य काल का है। समझ में आ गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से काल का था, ये था मौर्य काल का। और केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ मिल जाए वो है गुप्त काल का। तो यहाँ पर जो नींव तो किसने डाली थी, गुप्त काल में गुप्त नामक राजा ने, लेकिन और अच्छी प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, इनके पौत्र यानी इनके बेटे के बेटे, इनके बेटे के बेटे जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था, चंद्रगुप्त। तो इनके जो पौत्र थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। तो इस चंद्रगुप्त ने क्या की थी, इस गुप्त काल को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी नींव डाली थी, यानी कि इस नींव को परिपक्व कर दी थी, यानी कि पक्की कर दी थी। चंद्रगुप्त के समय में ये नींव क्या हो गई थी, पक्की हो गई थी। पहले क्या थी, ये कच्ची थी। पहले ये जो गुप्त काल की जो दीवार है, कहने का मतलब ये मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त आया था, इस गुप्त राजा का जो पौत्र था उसने इसको क्या कर दिया, पक्की करवा दी, यानी कि इसे पत्थर की बनवा दी, स्ट्रॉन्ग कर दी। तो गुप्त काल की जो नींव है वो एक प्रकार से पक्की हो चुकी थी चंद्रगुप्त के समय में। उसके बाद में
चंद्रगुप्त का पुत्र आया समुद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त के बाद में इसका पुत्र कौन आया? इनका पुत्र आया समुद्रगुप्त। कौन आया? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में इनका पुत्र आ गया साहब। कौन है पुत्र का नाम? पुत्र का नाम है समुद्रगुप्त, जो कि युद्ध कौशल में अद्भुत था। ये जो समुद्रगुप्त था ये युद्ध कौशल में अद्भुत था। इसमें युद्ध कौशल में अद्भुत था, यानी कि ये बहुत अच्छी प्रकार से रणनीति से युद्ध करता था, जैसे बाबर करता था। तो ये युद्ध कौशल में क्या था? अद्भुत था, अच्छा था, अच्छा योद्धा भी था। उसने अपने युद्ध व रण कौशल से एक विशाल साम्राज्य को जीत लिया था। यानी कि उसने अपने रण कौशल से एक विशाल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। और इसने क्या किया था? इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि गुप्त काल में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वो किसके समय में हुआ था या किसने करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या हुआ था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के दादा का नाम क्या था? गुप्त था, जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। समझ में आ गया? और जो ये समुद्रगुप्त था ये कला और संस्कृति का क्या था? पोषक भी था। किसका? कला और संस्कृति का पोषक। कला और संस्कृति का क्या था? ये पोषक था। यानी कि कला और संस्कृति की पहचान करने वाला आदमी था। ये कौन? समुद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का राजा हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय, अब देखिए यहाँ तक तो स्वर्ण युग तक नहीं पहुंचा था ये, लेकिन गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय इस समुद्रगुप्त का भी एक पुत्र हुआ था। इनका भी एक पुत्र हुआ था। किसका? समुद्रगुप्त का। और इस समुद्रगुप्त के पुत्र था वो एक महान सम्राट हुआ था। और उस महान सम्राट का नाम क्या रख दिया? वापिस से देखो, इस चंद्रगुप्त ने अच्छा कार्य किया, इसलिए राजा महाराजा क्या करते थे? अपने दादा परदादाओं के जो नाम थे उसको आगे चलाने के लिए जो छोटे बच्चे होते थे उनका भी नाम उसी नाम से रख देते थे। जैसे कि समुद्रगुप्त कब उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त के मरने के बाद में। अब भाई चंद्रगुप्त मर गया, लेकिन सब लोग प्रशंसा करते थे चंद्रगुप्त राजा बहुत अच्छा था। और समुद्रगुप्त भी फिर मर गया, तो उसके बाद में इनके एक बेटा हुआ उत्तराधिकारी, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए यहाँ पर विक्रमादित्य नाम और जुड़ गया, बाकी चंद्रगुप्त इधर भी है और इधर भी है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले चंद्रगुप्त हुआ, फिर समुद्रगुप्त हुआ, उसका पुत्र फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। और इस विक्रमादित्य ने क्या किया था? विक्रम संवत चलाया था। जो अभी कैलेंडर चलता है उसमें संवत और विक्रम संवत लिखे हुए होते हैं, तो ये विक्रम संवत इसी ने चलाया था। किसने चलाया था? ये चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत इसी ने चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। क्वेश्चन आएगा कि विक्रम संवत किसने चलाया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसके बाद में आपने कवि कालिदास का नाम जरूर सुना होगा। ये महान कवि थे। कौन थे? महान कवि थे। ये कविदास भी इनके समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। कौन? कवि कालिदास। तो कवि कालिदास इनके समकालीन थे। जो कहते हैं कवि थे, समकालीन थे, यानी कि इन्हीं के शासन काल में भी ये रहते थे। कौन? कवि कालिदास। और इनके शासन काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन भी आरंभ हुआ था। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन। किसका? स्वर्ण मुद्राओं का क्या हुआ? प्रचलन हुआ।
स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। एक बार वापिस से सुनेंगे पूरी स्टोरी को। देखो अपन चर्चा कर रहे हैं गुप्त काल की। किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल का जो समय है वो 320 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद में 275 ईस्वी के लगभग, कब की बात है? 275 ईस्वी के लगभग एक राजा हुआ था जिसका नाम था गुप्त। क्या नाम था? गुप्त नामक एक राजा हुआ था और इसी के नाम पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी? गुप्त काल की, गुप्त साम्राज्य की। परंतु ये नींव इनके पौत्र यानी कि इनके बेटे के बेटे जिसका नाम था चंद्रगुप्त, ये रहा चंद्रगुप्त है। इस चंद्रगुप्त ने इस गुप्त साम्राज्य की जो नींव थी इसको पक्की कर दी थी, यानी कि परिपूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। चंद्रगुप्त का फिर एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त था वो युद्ध कौशल में बहुत पारंगत था और इसने युद्ध कौशल के कारण ही काफी बड़ा साम्राज्य पर अपनी स्थापना कर ली थी। और उसके बाद में इसी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये जो समुद्रगुप्त है ये कला और संस्कृति का पोषक भी था। फिर समुद्रगुप्त के बाद में इनका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हें अपने पुत्र का नाम रखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था और कवि कालिदास ये इनके समकालीन थे और इनके दरबारी कवि भी थे। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। देखिए जिस प्रकार से मौर्य काल में सम्राट अशोक एक महान सम्राट हुए थे। कौन? मौर्य काल में सम्राट महान राजा कौन हुए थे? अशोक हुए थे। कुषाण काल में कौन से हुए थे? कुषाण काल में हुए थे कनिष्क। और गुप्त काल में कौन हुए महान सम्राट? ये हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इनके शासन काल में स्वर्ण मुद्राओं का भी क्या हुआ? प्रचलन हुआ। किसका? स्वर्ण मुद्राओं का। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनके बाद में इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो पुत्र हुआ उसका नाम था कुमारगुप्त। अब गोले में याद रखेंगे ये राजा हुए थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात उनके पुत्र कुमारगुप्त ने भी बहुत समय तक शासन किया था और यह भी एक कला प्रेमी शासक हुआ था। कौन? कुमारगुप्त। और इस कुमारगुप्त ने विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुमारगुप्त ने। कब की थी? गुप्त काल में। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुमारगुप्त के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? स्कंदगुप्त बनता है। ये कुमारगुप्त है, इसके बाद में स्कंदगुप्त बनता है। स्कंदगुप्त कौन बना? स्कंदगुप्त बना। कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है बड़ा बेटा। जब बड़ा बेटा नहीं होता तब छोटा बेटा बनता है। तो बड़ा बेटा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब बड़ा बेटा योग्य नहीं होता है राजा बनने का तब उन्हें उनके छोटे बेटे को, जब छोटा बेटा भी योग्य नहीं होगा तब उनके परिवार में सदस्यों में रिश्तेदारी में किसी को भी बना दिया जाता है सहमति से। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और फिर इनके बाद में उत्तराधिकारी बना कौन? स्कंदगुप्त। कौन बना? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद इस वंश का धीरे धीरे क्या होने लग गया? पतन होने लग गया, यानी कि धीरे धीरे ये नष्ट होने लग गया। ये जो गुप्त सम्राट राजा हुए थे, ये जितने भी मैंने नाम बताए ये गुप्त सम्राट राजा हुए थे, वो अत्यधिक कला प्रेमी भी थे और साहित्य प्रेमी भी थे। और इसके अलावा इस काल में चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला, इन सभी कलाओं में काफी उन्नति हुई। इस कारण से कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कला के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। दोबारा सुनेंगे, कला के क्षेत्र में
या कला के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है इसको, गुप्त काल को। इस काल में अनेक बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया, स्तंभों का निर्माण करवाया गया, विहार का निर्माण किया गया और गुहा मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। कौन से काल में? गुप्त काल में। और इस काल की अनेक बुद्ध मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। कौन से काल की? गुप्त काल की। गुप्त काल में अनेक बुद्ध मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। अब एक बार वापस मिटाने से पहले आप देख लीजिए, फिर इसे मिटा दिया जाएगा। अपन चर्चा कर रहे थे 275 ईस्वी के लगभग एक राजा हुआ था जिसका नाम था गुप्त। इस गुप्त राजा ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जो नींव थी इसको पक्की करने के लिए जो श्रेय जाता है इनके पुत्र यानी कि इनके बेटे का बेटा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त को जाता है। इस चंद्रगुप्त ने भी अपनी लाइफ में अपने शासन काल में काफी अच्छा प्रयास किया। उसके बाद में इनके पुत्र आ जाते हैं समुद्रगुप्त। यहाँ से फिर गुप्त काल और अच्छा चल पड़ता है। तो देखिए ये समुद्रगुप्त है, वो युद्ध कौशल में पारंगत था। उसके अलावा इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। युद्ध कौशल में पारंगत होने के कारण इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर डाली और ये कला और संस्कृति का भी पोषक था। इसके अलावा इनके पुत्र फिर हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन हुए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। और इन्हीं के समय में कवि कालिदास जो एक बहुत विद्वान कवि हुए थे, इनके समकालीन थे यानी कि इनके राज दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में उनका उत्तराधिकारी बना कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और ये कुमारगुप्त का भी जो शासन था वो काफी लंबे समय तक चला, अर्थात इन्होंने भी अच्छी प्रकार से गुप्त काल में अच्छे मूर्ति शिल्पों का और उसके अलावा शिल्प स्तंभों का, गुहा लेखों का आदि का इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के बाद में इनका उत्तराधिकारी बनता है स्कंदगुप्त। कौन बनता है? स्कंदगुप्त। और इस स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? धीरे धीरे पतन हो जाता है। और अब चर्चा करेंगे अपन गुप्त काल में जो मूर्ति शिल्प बने थे, स्तंभ बने थे, स्तूप बने थे और जो गुफाओं में जो अलंकृत किया गया था गुफाओं को, उनमें जो क्या क्या विषय थे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अर्थात गुप्त काल के विषय के बारे में चर्चा होगी। विषय देखिए, इस काल का जो प्रमुख धर्म था वो था बौद्ध धर्म। क्या नाम था? प्रमुख धर्म कौन सा था? प्रमुख धर्म था बौद्ध धर्म। प्रमुख धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। प्रमुख धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। कौन से काल का? गुप्त काल का। क्योंकि बौद्ध धर्म तो पहले से चला आ रहा था मौर्य काल से ही, यानी कि इस काल का प्रमुख धर्म भी बौद्ध माना गया है। और इस काल में अनेक शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित भी उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। यानी बौद्ध धर्म तो था ही, इसके अलावा हमें शैव धर्म, कौन से धर्म? शैव धर्म, और उसके अलावा वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म और वैष्णव धर्म के अलावा जैन धर्म, कौन सा? जैन धर्म आदि धर्मों से संबंधित हमें यहाँ पर मूर्ति शिल्प, स्तंभ आदि का निर्माण माना जाता है। दोबारा सुनेंगे कि यानी इस काल में अनेक शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित उदाहरण हमें आज भी प्राप्त होते हैं। यानी कि इन धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनी थी गुप्त काल में। रामायण और महाभारत से भी संबंधित कई शिल्प हमें इस गुप्त काल के प्राप्त होते हैं। रामायण और महाभारत के भी कई इनकी जो कथाएं हैं, रामायण और महाभारत की जो कथाओं से संबंधित कई शिल्प गुप्त काल के बनाए गए थे जो हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा अन्य धर्मों से संबंधित भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है।
अन्य धर्मों से संबंधित जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उनमें कौन कौन सी है? तो देखिए गणेश जी की है। किसकी है? गणेश जी की मूर्ति जो अन्य धर्मों में मानी गई, यानी कि ये ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म की है। इसके अलावा विष्णु की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? गणेश जी की है, विष्णु जी की है, दुर्गा की मूर्ति है। इसकी दुर्गा की मूर्ति, गणेश, विष्णु, दुर्गा, शेष साई विष्णु। कौन से? शेष साई विष्णु, शेष साई विष्णु, ये सब कौन से काल की है? गुप्त काल की। और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं के भी शिल्प हमें मिले हैं, यक्ष यक्षिणियों के मिले हैं और द्वारपालों के भी मिले हैं। किसके? द्वारपालों के। किसके? द्वारपालों के। और इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों के, यक्ष यक्षिणियों के। दोबारा सुनेंगे। गुप्त काल में जो विषय थे उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि इनका प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म रहा है और इस काल में अनेक शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित भी उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। रामायण और महाभारत की कथाओं से संबंधित कई मूर्ति शिल्प भी हमें प्राप्त हुए हैं और उसके अलावा अन्य धर्मों से संबंधित मूर्ति शिल्पों में हमें गणेश जी के, विष्णु जी के, दुर्गा जी के, शेष साई विष्णु जी के, एक मुखी लिंग और द्वारपालों के और यक्ष यक्षिणियों के, इसके अलावा अन्य देवी देवताओं के मूर्ति शिल्प भी हमें गुप्त काल के प्राप्त होते हैं। ये थे गुप्त कालीन विषय के बारे में। अब चर्चा करेंगे अपन यहाँ की शैली के बारे में, यहाँ की स्टाइल के बारे में। तो गुप्त कालीन जो शैली थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शैली, यहाँ किस प्रकार की शैली, स्टाइल, शैली को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। देखिए गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो प्रमुखतया मथुरा और सारनाथ के केंद्रों से प्राप्त हुई है। गुप्त कालीन जो मूर्तियां हैं, गुप्त कालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त कालीन मूर्तियां मथुरा व सारनाथ केंद्रों से प्राप्त हुई है। एक तो मथुरा से व सारनाथ के केंद्रों से प्राप्त हुई है। केंद्रों से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? एक तो मथुरा के केंद्र से और सारनाथ के केंद्र से हमें गुप्त कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, क्योंकि ये मथुरा है, मथुरा शैली कुषाण काल में थी और जहां पर सारनाथ में सिंह स्तंभ भी कौन से समय का था? कुषाण काल का ही था। यानी कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वैसे तो ये मौर्य काल का था, लेकिन उसके समय में ही यहाँ पर पहले से चली आ रही जो मूर्ति शिल्प थी उसके उदाहरण भी हमें सारनाथ और मथुरा से प्राप्त होते हैं। और गुप्त काल की मूर्तियां भी, यानी कि उस समय में जो मूर्ति शिल्प बन गए थे वो या तो वो ध्वंस हो गए होंगे, मिट्टी में दब गए होंगे, तो धीरे धीरे उनका जब पता चला है तो गुप्त काल तक इनका पता चला तो ये गुप्त कालीन हो गए। और गुप्त काल में भी ये बने थे जिनका पता बाद में चला। इसके अलावा अधिकतर जो स्त्री और पुरुष की जो मूर्तियां बनी हुई है उनमें मोतियों की माला दिखाई गई है। यानी कि गुप्त कालीन जो स्त्री और मूर्तियों के मूर्ति शिल्प बने हुए हैं उनमें मोतियों की माला पहने हुए उन्हें दिखाया गया है। इस काल की मूर्तियां शिल्प शास्त्रों के नियम के आधार पर बनाई गई है। गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो शिल्प शास्त्रों के आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई गई है? शिल्प शास्त्रों के आधार पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है।
जो गुप्त काल की जो मूर्तियां बनी हुई है, ये मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनी हुई है। क्वेश्चन आएगा गुप्त कालीन मूर्तियों को किस पत्थर से बनाया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बलुआ पत्थर से बनाया गया है या चुनार के बादामी जैसे रंग के भुरभुरे पत्थर से बनाया गया है। तो देखिए भगवान बुद्ध की खड़ी वह बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं हमें गुप्त काल से प्राप्त होती है और उसके अलावा कुषाण काल में भी हमने इनकी खड़ी और बैठी हुई प्रतिमाएं पढ़ी थी। और इसके अलावा मिट्टी और धातु की मूर्तियां भी हमें गुप्त काल की जान पड़ती है। कौन सी? धातु की और मिट्टी की मूर्तियां भी हमें गुप्त कालीन मिलती है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया गया था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी आरंभ किया गया था, जिस पर शासक के मुख की आकृति भी खुदी हुई है। जिस पर शासक यानी जिस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे उस शासक की मुख की आकृति है वो सिक्कों पर खुदी हुई है और उसके नीचे समय भी लिखा गया है, अर्थात जिस राजा का जो समय था वो उस सिक्कों पर अंकित किया गया है। ये जो स्वर्ण मुद्राएं थी, ये स्वर्ण मुद्राएं भी उस समय की कला को उत्कृष्ट तक यानी कि उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण कही जा सकती है। तो ये थे मूर्ति शिल्पों की जो शैली थी, स्टाइल थी, उसके बारे में चर्चा। और अब चर्चा करेंगे गुप्त काल की प्रमुख बुद्ध मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? गुप्त कालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त कालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियां कौन कौन सी हैं और कहां पर रखी गई हैं। गुप्त कालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियां, गुप्त कालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियां, गुप्त कालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर अपन लेते हैं मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। कौन सी? मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में कौन सी मूर्ति है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये किस काल की है? ये गुप्त कालीन है। और एक कुषाण कालीन मूर्ति भी हमें इसी टाइप की मिली थी। कौन सी? बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति कुषाण कालीन भी है और गुप्त कालीन भी है। अब देखिए एग्जाम में इस प्रकार से आएगा कि कुषाण कालीन बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा कहां पर है, या क्वेश्चन आएगा कि गुप्त कालीन बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा कहां पर है, तो ये कहां पर है? मथुरा संग्रहालय में है। कहां पर है? मथुरा संग्रहालय में। उसके अलावा दूसरे नंबर की जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प है उसमें अपन चर्चा करेंगे सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा। सारनाथ के संग्रहालय में, सारनाथ का संग्रहालय कहां पर है? वाराणसी यूपी में है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा। तो ये याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध की जो बैठी हुई प्रतिमा है यानी कि भगवान बुद्ध कहां पर बैठे हुए हैं? सारनाथ के संग्रहालय में। तो ये क्या है? बैठे हुए हैं। और मथुरा के संग्रहालय में ये बुद्ध जी हैं, ये क्या है? खड़ी हुई प्रतिमा के रूप में, यानी कि वहां पर भगवान बुद्ध खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं? ध्यान रखना, मथुरा में खड़े हैं। और कहां बैठे हुए हैं? सारनाथ संग्रहालय में। तो ऐसे ट्रिक्स बना लो कि सारनाथ संग्रहालय वाराणसी यूपी में है और मथुरा संग्रहालय भी यूपी में, लेकिन मथुरा तो अपन से नजदीक में है
और सारनाथ है यानी कि वाराणसी है अपन से काफी दूर है। जब अपन यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे तो मथुरा तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, तो मथुरा तक तो अपन थकेंगे नहीं और अपन क्या खड़े रहेंगे, ज्यादा थकान नहीं होगी, इसलिए अपन मथुरा तक तो खड़े हैं। और उसके बाद में अपन पहुंच गए कहां पर, सारनाथ के संग्रहालय में। सारनाथ के संग्रहालय थोड़ा दूर है वाराणसी में, काफी समय लग गया, थक गए, भूख भी लग रही थी, इस कारण से अपन थके होने के कारण अपन वहां जाकर क्या हुए, बैठ गए। तो इसको भगवान बुद्ध के ऊपर ले लो कि भगवान बुद्ध जी मथुरा पहुंचे और मथुरा तक तो वो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो वाराणसी संग्रहालय यानी कि सारनाथ संग्रहालय में गए, काफी दूर होने के कारण वो थक गए, तो वहां पर भगवान बुद्ध बैठ गए। तो इस कारण से बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा कहां पर मिली, सारनाथ के संग्रहालय में। भगवान बुद्ध सारनाथ जाकर क्या हुए, बैठ गए। एग्जाम में इस प्रकार की ट्रिक याद रहेगी तो आप 2 पेज भर सकते हो। तीसरे नंबर की जो प्रतिमा है वो है ताम्र की बुद्ध मूर्ति। कौन सी है, ताम्र की बुद्ध मूर्ति। देखिए सारनाथ संग्रहालय में जो बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। इसमें धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है। कौन सी, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा जो सारनाथ के संग्रहालय में है, इसे प्रदर्शित किया गया है, अंकित किया गया है, बनाया गया है। तीसरे नंबर पर मैंने अभी आपको बताई एक और मूर्ति शिल्प जिसका नाम है ताम्र की बुद्ध मूर्ति। ताम्र यानी तांबे की बुद्ध मूर्ति, तो लिखेंगे ताम्र की बुद्ध मूर्ति, ताम्र की बुद्ध मूर्ति, ताम्र की बुद्ध मूर्ति जो गुप्तकालीन मानी जाती है। ये 7 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है, उत्तर जी 7 फीट ऊंची, 7 फीट ऊंची है। ये जो ताम्र की बुद्ध मूर्ति है ये गुप्तकालीन मानी जाती है और ये कितनी ऊंची है, ये है 7 फीट ऊंची मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची, 7 फीट ऊंची है। और ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है जो यूपी में पड़ता है, मथुरा के पास ही। इसके अलावा अभी ये मूर्ति कहां पर रखी हुई है, भाई अपन इसको देखना चाहें इस मूर्ति को तो ये कहां पर रखी हुई है, ये बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर है, बर्मिंघम संग्रहालय में। ये जो बर्मिंघम संग्रहालय में है ये विदेश में, लंदन में, यहाँ पर इस मूर्ति को पहुंचा दिया गया क्योंकि अंग्रेज लोग आए थे, वो चोर थे, इस मूर्ति को क्या करके ले गए, चोर के ले गए, कहीं के चोरटे थे वो अंग्रेज लोग, जिन्होंने सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को क्या कर दिया था, कंगाल कर दिया था, एक बेरोजगार की स्थिति में लाकर रख दिया था, जिसका नुकसान अभी तक भारत पे चल रहा है। अभी तक भारत इतनी उन्नति भी नहीं कर पाया जितना कि पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। देखिए सोने की चिड़िया, अब देख लो सोने की चिड़िया कितनी खतरनाक होती होगी। अब तो यहाँ पर लकड़ी की चिड़िया भी नहीं बची। तो ताम्र की जो बुद्ध मूर्ति है वो 7 फीट ऊंची है और सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति अभी कहां पर रखी है, बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। अब अपन तो लिख लेते हैं सुरक्षित है, पता नहीं सुरक्षित है नहीं है, लेकिन अपन को तो ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि भाई ये सुरक्षित है। और ये मूर्ति, अभी एक स्टूडेंट अगर कोई यूं पूछ ले कि साहब ये मूर्ति कब की बनी हुई है, सर ये बताओ ये जो ताम्र की बुद्ध मूर्ति ये कब की बनी हुई है, तो आप इसमें उत्तर देंगे 400 ईस्वी की बनी हुई है। कब की बनी हुई है, 400 ईस्वी की। कब की, 400 ईस्वी की, यानी कि ये 4वीं शताब्दी की बनी हुई है। कौन सी शताब्दी की, 4वीं शताब्दी की निर्मित है। ये तो थी बुद्ध मूर्तियां। और अपन पढ़ेंगे अब ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां थी वो भी हमें गुप्तकालीन प्राप्त हुई है, लेकिन वो कौन कौन सी थी, लेकिन
ब्राह्मण धर्म कह दो चाहे जैन धर्म कह दो, दोनों एक ही बात है, लेकिन ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां पढ़ने से पहले एक बार अपन बुद्ध मूर्तियों को दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रहना चाहिए। आज जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के दिन हमें तुरंत याद आ जाएगा, इसलिए आइए एक बार इन तीनों मूर्तियों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको गुप्त काल का जो समय है वो याद रहना चाहिए, 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, 320 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इसको अपन एक कविता के रूप में या एक गाने के रूप में याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। ध्यान रखना। तो देखिए गुप्तकालीन प्रमुख बुद्ध मूर्तियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले है जिसमें मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा, यानी गुप्त काल की बात है, भगवान बुद्ध है वो चल दिए साहब कहां पर, मथुरा में, और मथुरा जल्दी पहुंच गए क्योंकि मथुरा नजदीक है, इस कारण से वहां तक तो बुद्ध क्या थे, खड़े हुए थे, इस कारण से बुद्ध की खड़ी प्रतिमा हमें मथुरा संग्रहालय से प्राप्त हो गई। फिर ये चल दिए वाराणसी यूपी सारनाथ संग्रहालय में, और ये दूर होने के कारण यहाँ बुद्ध जी क्या हो गए, थक गए और ये बैठ गए, इस कारण बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा हमें सारनाथ संग्रहालय में प्राप्त हुई, और ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। तीसरे नंबर की जो मूर्ति है वो ताम्र की बुद्ध मूर्ति है, और ये 400 ईस्वी की यानी 4वीं शताब्दी की बनी हुई है, और ये 7 फीट ऊंची है, सुल्तानगंज से ये प्राप्त हुई है। और किसी ने पूछा कि सर ये कहां पर रखी हुई है, हमने बता दिया ये बर्मिंघम संग्रहालय है, लंदन में सुरक्षित है। ये थी बौद्ध धर्म की प्रमुख मूर्ति, इसके अलावा और भी मूर्तियां बनी थी, लेकिन अपन को जो मोस्ट मूर्तियां थी उनके बारे में चर्चा करनी थी। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, अपन चर्चा करेंगे ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म भी कहते हैं। ब्राह्मण धर्म को कौन सा धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो गुप्त कालीन प्रमुख है ब्राह्मण है, या कोष्टक में लिख लो हिंदू ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां। इन मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां, देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कौन सी, नागराज की मूर्ति। किसकी, नागराज की। नागराज की मूर्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे, नागराज की मूर्ति। तो देखिए नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा जो अजंता की 19वीं गुफा से प्राप्त हुई है। अजंता के अंदर जो गुफा संख्या 19 है, पहले तो ये याद करेंगे कि अजंता कहां पर है, ये है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास में। अब पढ़ेंगे कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं। अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं चैत्य हैं और बाकी 25 गुफाएं विहार है। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है, देखिए चैत्य जहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा उपासना होती थी वो चैत्य गुफा कहलाई, और जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो बोधिसत्व थे उन बोधिसत्वों को रहने के लिए जो निवास स्थान था वो विहार कहलाया। तो 25 तो विहार गुफाएं थी और 5 चैत्य गुफाएं थी। चैत्य गुफाओं में कौन कौन सी थी, 9, 10, 19, 26 और 30 नंबर की जो 5 गुफा थी ये चैत्य थी, बाकी सब की सब क्या थी, विहार गुफाएं। तो अब चर्चा कर रहे हैं कि जो नागराज की बैठी हुई प्रतिमा है, नागराज की बैठी हुई प्रतिमा ये अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। कहां से, अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। जो चैत्य गुफा है, जो कौन सी गुफा है, चैत्य गुफा है। अभी मैंने बताया था चैत्य गुफा जहाँ पर पूजा उपासना की जाती है, तो यहाँ पर नागराज की क्या हो रही है, पूजा उपासना हो रही है। कहाँ हो रही है, अजंता की गुफा संख्या 19 में। इस प्रतिमा में नागराज के समीप उनकी रानी भी बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, नागराज की जो रानी है वो भी बैठी हुई है। वो एक शिला पर
आसीन है, एक पत्थर की एक शिला है उसके ऊपर आसीन है और मोतियों के अलंकरण धारण किए हुए हैं। क्या किया गया है? मोतियों के धारण किए हुए हैं। माथे पर अत्यंत कलापूर्ण मुकुट है, यानी कि उनके माथे पर एक मुकुट बनाया गया है जिसको कलाकार ने बहुत सुंदर अलंकृत किया गया है, जिसके पीछे सर्प के 7 फन बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये जो मूर्ति की अपन बात कर रहे हैं, जो उनमें उनकी जो रानी है वो रानी बैठी हुई है और उनके मोतियों से उसे अलंकृत किया गया है और माथे पर अत्यंत कलापूर्ण मुकुट भी बनाया गया है। और उसी के साथ में उनके जो पीछे बैकग्राउंड में, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है, बोर्ड है, उसी प्रकार से ऐसे 7 सांपों के फनों को इस प्रकार से बनाया गया है। तो एक तो ये मूर्ति प्राप्त हो गई। इसके अलावा और कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई? तो देखिए और कार्तिकेय की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कौन सी? कार्तिकेय। कार्तिकेय की मूर्ति भी हमें ब्राह्मण धर्म की प्राप्त हुई है। कब? गुप्त काल में। तो देखो कार्तिकेय की एक प्रतिमा है जो कि गुप्त कालीन है और ये कला भवन काशी में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? कला भवन काशी में। कला भवन काशी में। काशी कहाँ पर है? ये बनारस में है, वाराणसी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी वहां पर है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो मूर्ति शिल्प है वो कौन से है? तो देखिए लोकेश्वर शिव की प्राप्त हुई है। कौन सी? लोकेश्वर शिव। लोकेश्वर शिव की मूर्ति शिल्प हमें प्राप्त होती है। और ये कहां से होती है? ये मूर्ति सारनाथ संग्रहालय में है। कहां पर है? सारनाथ संग्रहालय में। ये सारनाथ संग्रहालय यूपी में है, वाराणसी में है। लोकेश्वर शिव की जो प्रतिमा है वो सारनाथ संग्रहालय से प्राप्त होती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर अपन पढ़ेंगे शेष साई विष्णु। कौन सी? शेष साई विष्णु। शेष साई विष्णु। ये जो शेष साई की विष्णु है वो शेष साई विष्णु की जो मूर्ति है ये देवगढ़ के एक मंदिर से प्राप्त की गई प्रतिमा है। कहां से? देवगढ़ से। देवगढ़ से प्राप्त प्रतिमा। और ये भी एक मंदिर से, कहां से? मंदिर से प्राप्त की गई प्रतिमा है। कौन सी? शेष साई विष्णु। इसके अलावा गोवर्धनधारी कृष्ण। कौन से? गोवर्धनधारी कृष्ण। गोवर्धन जी के कौन कौन गए हम में से? गोवर्धनधारी कृष्ण की जो मूर्ति है ये भी गुप्तकालीन ब्राह्मण धर्म की मानी जाती है। और ये मूर्ति काशी के एक टीले से प्राप्त हुई है। काशी टीले से। काशी के एक टीले से। काशी के एक टीले से हमें ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और यह मूर्ति अभी बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है? बनारस के संग्रहालय में ये मूर्ति सुरक्षित है। इसके अलावा एक वराह अवतार की मूर्ति भी है। कौन से नंबर की? छठे नंबर की वराह अवतार की मूर्ति। वराह अवतार की मूर्ति। वराह अवतार की मूर्ति भी हमें गुप्तकालीन ब्राह्मण धर्म की प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? भेलसा के पास उदयगिरी में प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा ये भेलसा में उदयगिरी में एक मंदिर बनवाया गया था। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कहां पर बनाया था? भेलसा के पास उदयगिरी में। तो उस भेलसा के पास उदयगिरी से ये जो मूर्ति शिल्प हमें प्राप्त हुआ है जिसका नाम है वराह अवतार की मूर्ति। कौन सी? वराह अवतार की मूर्ति। एक बार दोबारा से पढ़ लो इनके बारे में। चर्चा कर रहे थे गुप्तकालीन प्रमुख ब्राह्मण और हिंदू धर्म की मूर्तियों के बारे में। तो देखिए नागराज की मूर्ति अजंता की गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है जो कि चैत्य गुफा है। दूसरे नंबर पे कार्तिकेय की मूर्ति जो हमें कला भवन काशी में प्राप्त हुई है। तीसरे नंबर पर है लोकेश्वर शिव जो कि सारनाथ संग्रहालय यूपी में रखी हुई है।
चौथे नंबर पर है शेषशाही विष्णु की प्रतिमा, जो देवगढ़ से हमें प्राप्त हुई है। देवगढ़ में एक मंदिर था, उस मंदिर से प्राप्त हुई है। फिर आता है गोवर्धनधारी कृष्ण, जो कि काशी के पास एक टीला है, उस टीले से हमें प्राप्त हुई है। और ये अभी मूर्ति बनारस संग्रहालय यानी कि वाराणसी संग्रहालय में सुरक्षित है। और उसके अलावा छठे नंबर पर है वराह अवतार की मूर्ति। किसकी मूर्ति? वराह अवतार की मूर्ति। ये मूर्ति भी भेलसा के पास उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए एक मंदिर से प्राप्त हुई है। और उस मंदिर में ये मूर्ति आज भी स्थापित है। कौन सी? वराह अवतार की मूर्ति। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया लोहे की लाट। कौन सी? लोहे की लाट। लोहे की लाट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त काल में एक लोहे की लाट, जो कि दिल्ली के पास यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है, और जिसे दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं, दिल्ली की किल्ली भी कहते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में प्राप्त जो मूर्ति कला के उदाहरण हैं, ये अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के हैं और ये संभवतः है। इसीलिए इस कारण से गुप्त काल को कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग की उपाधि दी गई थी। ये एकदम सही दी गई थी, कोई भी इसमें गड़बड़बाजी नहीं थी। तो आज आपने चर्चा की किसके बारे में? गुप्त कालीन मूर्ति शिल्पों के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, और यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए थे उनके बारे में। अभी गुप्त साम्राज्य के ऊपर एक और लेक्चर बनेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा केवल वहाँ के मूर्ति शिल्पों के बारे में, स्तूपों के बारे में, अलंकरण के बारे में। तो एक जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बनेगा कुषाण कालीन और गुप्त कालीन मूर्ति कला में क्या अंतर है। चलो तब तक अपन क्या करेंगे, जो आज पढ़ा है उसको पढ़ लेंगे और नोट्स के रूप में हम तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब बोलो भारत माता की जय हो।